हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारा पार्ट 1 रहेगा बिकॉज आज से हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमी में मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा उसमें मैं क्या करूँगा, जो भी कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें होंगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें रहती है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, WPI क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फियाट मनी से, वो क्या होता है। तो मोस्टली जो हम इसमें करेंगे वो कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें करेंगे, बाकी हम डीपली नहीं जाएंगे। ऐसी कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें करेंगे जिससे आपके डेली टू डेली कोई भी आपको न्यूज़ देखने को मिलती है न्यूज़पेपर में, एग्जाम्पल के तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, अब क्या होती है वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ाऊँगा। उनकी मीटिंग होती है तो वो लोग वहाँ पे डिसाइड करते हैं रेपो रेट कैसा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो उस मीटिंग में डिसाइड होता है रेपो रेट। उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें होती है वो RBI जो गवर्नर होता है वो खुद ही अपने बेसिस पे ही सारे डिसीजंस लेता है। वो सब चीज़ें जो हैं वो कंसेप्ट बेस्ड जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आपको सिंपल यही करना है, आप जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे आपको इसके साथ को रिलेट करना है और आपको एकदम से सारे पॉइंट जो है वो आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे बेसिक यूनिट से, कि सबसे पहले हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हमें पता होना चाहिए कि फियाट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट्स आ जाती हैं इन कंपैरिजन टू जब हम मनी की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब हम फियाट मनी की बात करते हैं, फियाट मनी को डिफाइन करने के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि वो कोई ऐसी मनी, कोई भी ऐसी मनी जो कि फिजिकल फॉर्म में होगी, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक डिफरेंस आ जाएगा। क्यों डिफरेंस, कैसे आ जाएगा? फियाट मनी की जो डेफिनेशन है ना कहीं अब वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्यों चेंज हो जाएगी? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने अभी ई-रूपी का सिस्टम स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं CBDC, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो वो सिस्टम स्टार्ट किया, उसमें क्या हो जाएगा, जो फियाट मनी होगा ना उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो उसमें कहीं ना कहीं फिजिकल करेंसी तो आएगा ही आएगा, उसमें कहीं ना कहीं वर्चुअल करेंसी भी आ जाएगी, ठीक है। इससे पहले तक हम लोग फिजिकल करेंसी के साथ साथ हम कभी भी वर्चुअल करेंसी नहीं बोलते थे, पर अब कहीं ना कहीं जब RBI अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा फियाट मनी की, कहीं ना कहीं वो उसमें इंक्लूड कर लेंगे अब लोग वर्चुअल करेंसी भी। कि अब क्या होगा, फियाट मनी की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन होगी कोई भी जो फिजिकल करेंसी होगी या तो जो वर्चुअल करेंसी होगी होगी चलो ठीक है, आगे क्या, जो किसी अथॉरिटी ने इशू की होगी, इशूड बाय अथॉरिटी। अब आप बोलोगे क्रिप्टो करेंसी, वो भी किसी अथॉरिटी ने, कौन सी अथॉरिटी? वो थोड़ी ना किसी RBI ने करा है, वो थोड़ी ना हमारी गवर्नमेंट ने करा है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे हम लोग सारे एग्जाम्पल के तौर पे हम कॉइन्स की बात करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, कोई भी कॉइन्स हो, चाहे 1 रुपये का कॉइन हो, 2 रुपये का हो, 5 का हो, 10 का हो, उसके आगे अभी सिर्फ 20 तक चलता है, 50 का, 100 का, 1000 का कभी भी आ जाए ना कहीं कॉइन्स सारे प्लस 1 रुपये का जो नोट रहेगा इसके ऊपर हमारा साइन करता है फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, दैट इज IAS ऑफिसर्स, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, सॉरी। फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है। वही दूसरी तरफ सारे नोट्स, सारे मतलब 1 का नोट हो गया, 2 का नोट हो गया, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का, जो भी सारे नोट रहेंगे माइनस जो ये 1 वाला नोट है, ये जो सारी चीजें रहेंगे ना सारे नोट पर, उसमें 1 रुपये वाला नोट जो है वो यहाँ नहीं आएगा, वो फाइनेंस सेक्रेटरी उस पर साइन करता है। ये कहीं ना कहीं RBI छापता है या साइन करता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको भी कहीं ना कहीं 1 रुपये के नोट को, कॉइन्स को भी कौन, RBI छापता होगा, पर इनडायरेक्टली हम बोलेंगे तो अगर जो साइन करेगा उस पर होगा फाइनेंस सेक्रेटरी का, जो सारे नोट होंगे उस पर साइन होगा RBI गवर्नर का, ठीक है। इतना क्लियर है? अब बोलेंगे पावर्स कहाँ से मिलते हैं, जो कॉइन्स की फाइनेंस सेक्रेटरी को पावर मिलते हैं वो हमारा कॉइनेज एक्ट है 2011 का, वहां से पावर्स मिलते हैं, ठीक है। और जो ऑल नोट्स के पावर मिलते हैं वो RBI को मिलते हैं RBI एक्ट 1934 से।
तो ये दोनों एक्ट्स आपको एकदम से याद रखने हैं, दिमाग में बिठा के रखने हैं, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी एंड आरबीआई, इतना क्लियर हो गया आपको कि फियाट मनी क्या होती है। अब मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं लीगल टेंडर क्या होता है, ठीक है। लीगल टेंडर को, कोई भी चीज़ को हम लीगल टेंडर तब कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक डेफिनेशन में आप अथॉरिटी में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल बैंक हो सकता है। अरे कहीं पे कहीं ना कहीं मोनार्क रूल चल रहा है कि किंग क्वीन है, तो वो भी अगर इशू करेंगे तो वो भी माना जाएगा, ठीक है। इसमें वो भी हम डेफिनेशन में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर के लिए हमारे पास सेम दो चीज़ें हमारे दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ कि वो फियाट मनी होगी। अब फियाट मनी होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो फिजिकल या वर्चुअल करेंसी होनी चाहिए और किसी अथॉरिटी ने इशू कर होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसको कोई लेने से इनकार ना कर सके। मतलब वो ऑल ओवर इंडिया में, हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री में वैलिड हो और कोई भी उसको इग्नोर ना कर सके लेने के लिए। और कोई भी, हम दुकान पे जा रहे हैं, हमें चिप्स लेना है, हम उसको 10 रुपये देंगे, वो ले लेगा। हम कहीं हम शोरूम में जा रहे हैं किसी में, हम कपड़े खरीदने गए, हम 2000 का नोट देंगे, वो ले लेगा। कोई भी ऐसी वैलिड चीज़ होगी, मतलब लीगली वैलिड होगी, उससे हम लोग कहीं भी कंट्री में, अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम रुपी लेके यूएस में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप ये हमसे ले लो, वहाँ नहीं। हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं कि पूरी कंट्री में वो वैलिड रहेगी और कोई भी इसको लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अगर रिफ्यूज़ करेगा ना तो कहीं ना कहीं आप जाके केस कर सकते हो उसके बंदे के रिलेटेड, ठीक है। हाँ, इसमें भी कुछ बातें आ जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपके पास आप कॉइन्स लेके चले जाओगे 1 लाख रुपए के, तो वो ना कर सकता है क्योंकि उसमें कुछ लिमिट्स है, वो हमारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कॉइनेज एक्ट है ये 2006 में आया था एक्चुअल में। जो असली वाला है उसका अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, ठीक है। इतना पता होना चाहिए बस, ज़्यादा ये पेपर में आएगा नहीं, बस पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि लीगल टेंडर क्या होता है। तो 1 रुपये का जो सिक्का है, कॉइन है, 2 रुपये का, 5 रुपये का कॉइन है, 10 का जो नोट है या 10 का जो कॉइन है, सो ऑन अप टू 2000 जो रहेगा, ये हमारा सारा लीगल टेंडर रहेगा। और इसको हमारे इंडिया में कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। पर कहीं ना कहीं हम ये 2000 नोट लेके यूएस चले जाएं, ठीक है, यूएस से चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाएं, वहाँ का ये लीगल टेंडर आप क्या बोलते होगा, नहीं, ये लीगल टेंडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लीगल टेंडर? बिकॉज उनका लीगल टेंडर क्या है, डॉलर है, क्योंकि डॉलर उनकी जो सेंट्रल बैंक रहेगा उसने बोला हुआ है कि डॉलर कोई मना नहीं करेगा लेने से, तो उनका लीगल टेंडर क्या होगा, डॉलर होगा। तो वहाँ पे जो हमारा रुपये है वो वहाँ पे लीगल टेंडर नहीं होगा। वही सेम तरीके के जो वहाँ का डॉलर है, इंडिया में अगर कोई लेके आएगा, शॉप पे देगा कि मेरे को ये चीज़ खरीदनी है, ये लो पैसे, तो हमारा कोई भी शॉपकीपर जो है वो मना कर सकता है डॉलर को, पर रुपी को कभी भी मना नहीं करेगा। हालांकि उसमें कॉइन्स में आ जाता है एक्सेप्शन, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। क्लियर है आपको? कहीं ना कहीं लीगल टेंडर से हमने बोला कि यूएस में हम 2000 रुपये का नोट लेके जाएंगे, वो वहाँ लीगल टेंडर नहीं है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये 2000 रुपये का नोट वहाँ पे फियाट मनी है? जी हाँ, वो फियाट मनी है। फियाट मनी क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी ऐसी करेंसी जो किसी अथॉरिटी ने, तो रुपीज़ तो ऑफकोर्स किसी अथॉरिटी ने ही इशू किया हुआ है ना, फियाट मनी तो है, पर वो इसको लीगल टेंडर नहीं मानते। वो नहीं मानते कि हम लोग कोई भी अगर हमसे कोई चीज़ खरीदे तो उसकी जगह हम ये उनको वापस मतलब चीज़ दे दें इन रिटर्न में, ठीक है। तो मोस्टली मैंने ट्राई करा बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाऊँ, सबसे बेसिक यूनिट फियाट मनी एंड लीगल टेंडर, तो मोस्टली लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक, एक हमारा बड़ा टॉपिक रहेगा डिजिटल पेमेंट्स। अब डिजिटल पेमेंट्स होता क्या है? डिजिटल पेमेंट्स वो होता है जहाँ पे हम लोग डिजिटली पे करें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पिज़्ज़ा मंगवा रहे हो या आप कुछ कपड़े मंगवा रहे हो ऑनलाइन अमेजोन से या कहीं से, तो आप क्या करते हो, अपने फ़ोन से ही पेमेंट कर देते हो कार्ड से। तो आपको पता होना चाहिए वो जो कार्ड से हम पेमेंट कर रहे हैं, हम आरटीजीएस नेफ्ट जो भी कर रहे हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं तो आरबीआई को कुछ पावर्स मिलते हैं। वो पावर्स देता है आरबीआई को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 200 2007, सॉरी 200 नहीं 2007।
तो ये एक्ट है हमारे पास, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। अब इसमें क्या है, ये आरबीआई को एम्पावर करता है, आरबीआई को एम्पावर करता है कि आप लोग जो भी कार्ड की पेमेंट होती है या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी किसी भी तरह की यूपीआई वगैरह जो भी पेमेंट होता है, कोई भी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, उसको आप रेगुलेट करोगे। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों? अब देखो, कोई भी चीज़ हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मर्डर जो है, मर्डर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मर्डर, किसी का कत्ल करना, अब इसको अगर कहीं ना कहीं नहीं लिखा होगा आईपीसी में इसके बारे में कि इंडियन पिनल कोड में कि कहीं ना कहीं अगर कोई मर्डर कर देगा तो उसको इतनी साल की सज़ा होगी या जो भी होगा, तो इस हिसाब से तो फिर सारे मर्डर करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी हमारे अगेंस्ट कुछ तो होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट्स जब स्टार्ट हुई थी तो गवर्नमेंट को भी इस तरह का दिमाग में आया था कि हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम लोग डिजिटल पेमेंट्स को रेगुलेट कर सकें, क्योंकि अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरा रूप, गलत रूप भी ले सकती है। तो इसलिए ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 लाया गया था। अब एक टर्म होती है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसके बारे में, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, दैट इज सीबीएस। ये एक किस्म का कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है, ये किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं जो भी सारा डाटा होगा ना इसके रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट्स के रिलेटेड या कुछ भी, वो सारा डाटा इसमें ही रहेगा, इसी में इनडायरेक्टली मैनेज होगा, और कहीं ना कहीं हमें फिजिकली कहीं ना कहीं इसको हमें फाइल्स वगैरह में रख के स्टोर नहीं करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो सारा रहेगा वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही हमारे पास कंप्यूटर में रहेगा, उसको हम बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो जब हम आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई का हम बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन, वो ई कुबेर है। इस तरह से बाकी बैंक्स वगैरह का भी होता है, हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, वो है ई कुबेर। ई कुबेर प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक, क्लियर है इतना? ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ टाइप्स आ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक मिनट। ओके, सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे IMPS। अब बोलेंगे IMPS क्या होता है? ये IMPS जो सिस्टम लाया गया था, ये NPCI के द्वारा लाया गया था। अब ये NPCI क्या है, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि NPCI क्या है, ठीक है। ओके, IMPS हम पढ़ रहे हैं, मेन जो है वो IMPS है, क्योंकि इसको लाया है NPCI ने। NPCI क्या है वो अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। IMPS क्या है, इसका मतलब है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अब ये क्या है? IMPS में क्या होता है कि हम लोग किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब हम IMPS की बात करते हैं, ये UPI की बात करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। आज के ज़माना ऐसा आ गया इंडिया में कि पूरे वर्ल्ड अभी इतना डिजिटली कनेक्ट नहीं है जितना इंडिया है। हर एक छोटी चीज़ के लिए हम लोग फ़ोन निकालते हैं, गूगल पे खोलते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम पेटीएम खोलते हैं, फ़ोन पे खोलते हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो बैकअप डाटा जो हमें कहीं ना कहीं हमें मदद कर रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है, वो सारा जो है वो UPI प्रोवाइड करता है हम लोग को, ठीक है। ये एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन बोल सकते हो आप इसको। ऐसा एक सिस्टम है जिसमें UPI क्या करेगा, UPI जो भी रहेगा वो जो हमारा बैंक होगा उसके साथ कनेक्ट होगा। फिर हम UPI से UPI में पेमेंट करेंगे तो दूसरे बंदे का जो UPI होगा वो उसके बैंक में जाके एक रिपोर्ट दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये मैं हूँ, ये मेरा UPI है, ये दूसरे बंदे का UPI है, और ये दूसरा बंदा है, और ये UPI दूसरे मेरा ये मेरा बैंक है, बैंक 1 का, और ये बैंक 2 का। तो कैसा सिस्टम होता है? अब मैंने UPI को बोला कि 10 रुपये इसको बेच, तो इसके पास 10 रुपये आ गए। अब 10 रुपये इसको UPI में शो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो 10 रुपये इसके पास गए वो कौन देगा? UPI ने इनडायरेक्टली कॉल दे दिया बैंक को, भैया भैया आप क्या करो, आप बैंक 2 को पैसे दे दो। तो बैंक 2 क्या करे, बैंक 1 क्या करेगा, बैंक 2 को 10 रुपये भेजेगा। हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि UPI ने UPI को भेज दिया, बट UPI को नहीं भेजता है। हमारा UPI जो है वो हमारे UPI के साथ जो बैंक कनेक्ट होगा उसको कॉल देगा कि भैया आप बैंक 2 जो हमारे पे दूसरा बंदा है ना उसके UPI में पैसा डाल दो, शो करने के लिए उसके UPI में डाल दो, पर एक्चुअल में आप उसके बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करो और उसके बैंक में 10 रुपये डलवा दो। तो ऐसा हमारा सिस्टम चलता है, हमें इतना नहीं जाना चाहिए। इसी हिसाब से जब आपको पता होगा
कि जब भी हम यूपीआई पेमेंट करते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स जो होता है कहीं ना कहीं वो काम कर जाता है, वो पेमेंट हो जाती है। ठीक है, अब ये 24/7 चलता है। 24/7 चलता है इन द सेंस कि 2400 घंटे, सातों दिन जो होते हैं एक वीक में, हर टाइम चलता है, कभी भी ये बंद नहीं होता है। कहीं ना कहीं इसकी लिमिट्स होती हैं। 2021 में इसकी लिमिट सेट करी गई है, 5 लाख तक का हम लोग IMPS कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके साथ साथ हमारी दो और टर्म्स है। ठीक है, ये तो हमने यूपीआई वाला बेस्ड बात करी। अब सिंपल हमारे पास जब मोबाइल में ऐप्स होती हैं, ठीक है, जैसे PNB मेरे पास बैंक अकाउंट है, उसकी ऐप होगी, उसमें आपको दो वर्ड दिखने को मिलते हैं। एक मिलता है आपको IMPS लिख रहा हूँ मैं दोबारा से। एक मिलता है नेफ्ट, एक मिलता है RTGS। अब नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और जो दूसरा होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब देखो, इसको जब आपको याद रखना है ना, तो कहीं ना कहीं आप ये याद रख सकते हो कि जो RTGS है ये अंबानी के लिए है, और ये जो नेफ्ट है ये मेरे जैसे लोगों के लिए, अजय जैसे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिमिट रहेगी ना, वो कहीं ना कहीं हम ₹1 से लेके ₹1 से लेके कहीं भी, मतलब 10 लाख तक, एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख तक हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। पर जब हम RTGS की बात करते हैं, जब भी हमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करनी है, उसको RTGS कहता है। उसमें मिनिमम हमें 2 लाख रुपया भेजना पड़ता है। 2 लाख से लेके 2000 करोड़ तक हम भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की जब हम बात करेंगे, ये अंबानी जैसे लोगों के लिए, और नेफ्ट मेरे जैसे लोगों के लिए हैं, जिसमें हम ₹1 से लेके 10,000 तक सेंड कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक। मेरे पास PNB बैंक का अकाउंट है, मेरे फ्रेंड के पास SBI का अकाउंट है। यहाँ पे जैसे यूपीआई में हम क्या करते थे, वो यूपीआई को कॉल देता था, यूपीआई बैंक को कॉल देता था, फिर वो पैसे भेजता था। अब PNB से जब SBI जाएगा, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट बैंक 1 बैंक 2 से बात करेगा। जब मैं कॉल दूंगा, मैं यूपीआई को कॉल नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट बैंक को कॉल दूंगा, तो इसलिए PNB ऐप से डायरेक्ट SBI ऐप में चले जाएगा, SBI बैंक अकाउंट में चले जाएगा। अब कहीं ना कहीं इसमें हमें इंस्टेंट सेटलमेंट मिलता है। इसमें ऑलमोस्ट RTGS में हमें, RTGS देखो अमीर लोगों का है, तो कहीं ना कहीं इसका सेटलमेंट जो होगा वो इंस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो पैसे भेज रहे हैं 2000 करोड़ या 1000 करोड़ भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वो भेज रहे हैं, तो इसलिए इंस्टेंट होता है। और इस नेफ्ट को ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगते हैं काम करने में। ठीक है, ये मिनिमम टाइम बता रहा हूँ कि इतना टाइम लग सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं IMPS की या नेफ्ट या RTGS पे, तीनों पे हम लोग कुछ फीस लगा सकते हैं, फीस के ऊपर कुछ GST लगा सकते हैं। पर अभी तक हमारे UPI में ऐसा सिस्टम इंडिया में आया नहीं है कि हमें फीस या GST लग रहा है। हालांकि कुछ बैंक्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर का ही JK बैंक हमें मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वो नेफ्ट RTGS पे कुछ पेमेंट लगाता है, GST लगाता है, फ़ी भी कुछ लगाता है। ठीक है, जब भी हम यहाँ से नेफ्ट या RTGS कुछ पेमेंट करें। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, हमने स्टार्ट करा था आज कहाँ से कि फियाट मनी लीगल टेंडर क्या होता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि डिजिटल पेमेंट्स क्या होती हैं। डिजिटल पेमेंट्स में हमने पढ़ लिया पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो आया था, कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है, IMPS क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, RTGS क्या होता है। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी तो जुड़े रहिए। अभी ये पार्ट 1 आज आया है, होप सो 20, 25 या 30 पार्ट्स में विद इन 1 मंथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो अगर अभी तक आप जुड़े हुए हो, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।